हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आए हैं। क्लियर है। और आज है 13 फरवरी 2025। हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट वाला वीडियो आपको दे चुके हैं, नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा। और गाइज 100% ऑथेंटिक और रियल क्वेश्चन हम आपको कवर करवाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे हैं, जो सीधे हमें बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन से, वो हम आपको बेसिकली इस वीडियो में कवर करवाने वाले हैं। क्लियर है। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनकी लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। टेलीग्राम चैनल ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर भी जो पल की अपडेट होती है सबसे पहले हम अपडेट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट आप करके रखिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो जीके जीएस से स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन आज का हमारा पूछा गया, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो सही जवाब रहेगा आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी 1867 में की थी आत्माराम पांडुरंग ने, है ना। प्रार्थना समाज जो है महाराष्ट्र में, है ना, प्रार्थना समाज ने महाराष्ट्र के पुनर्जागरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसने महाराष्ट्र में धार्मिक और सामाजिक सुधार की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया था। प्रार्थना समाज द्वारा सुबोध पत्रिका नामक एक मुख्य पत्र प्रकाशित किया गया था। इससे क्वेश्चन बेसिकली बनता है कि किस समाज ने इसको प्रकाशित किया था। क्लियर है। और वीरेशलिंगम पंतुलु तेलुगु सुधारक थे, जिन्होंने दक्षिण भारत में प्रार्थना समाज को प्रोत्साहित किया। और स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर अपन बात करें तो 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कब? 1875 में की थी इन्होंने। इसी तरह प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 में। 1875 में प्रार्थना आर्य समाज की हुई थी, प्रार्थना समाज की हुई थी 1867 में। ये सारे आपको संस्थापक और डेट याद रखना है। वहीं जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। और रामकृष्ण मिशन की जो संस्थापक थे ये स्वामी विवेकानंद जी थे, जो कि 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ये सारे आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आगे से आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। तत्वबोधिनी सभा वाला ऑलरेडी पूछा ही जा चुका है, तो ये भी आप अच्छे से देख कर रखिएगा। गाइस ये टेक्स्ट बुक जो पास प्रो है इस पर काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर चल रहा है। लव टू लर्न सेल अभी लाइव है ना। तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल आप ना करें, क्योंकि आपको अब तक का सबसे बेस्ट डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। ये कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हैं RSD तो आपको और भी बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट यहाँ पर मिल पाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। इसमें ऑल SSC, ऑल रेलवेज और ऑल स्टेट एग्जाम का एक्सेस मिल जाता है, जहाँ पर आपको अनलिमिटेड मॉक्स मिल जाते हैं, है ना। तो आप देर किस बात की, जाइए चेकआउट कर लीजिएगा। हो सकता है आपके यहाँ से ये मौका निकल जाए, है ना। तो देर मत करिएगा, क्योंकि पहले काफ़ी टाइम पहले ये ऑफर आया था और अब आप वापस आपको ये जो ऑफर देखने को मिला है इसमें काफ़ी अच्छी प्राइस आपको मिल रही है और आपको ये जो कूपन कोड है इनकी मदद से और भी बेस्ट से बेस्ट डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, लिमिटेड टाइम के लिए स्पेशल है। क्लियर है। और टेक्स्ट बुक के बारे में आप सभी को ऑलरेडी पता ही है, सारी चीज़ें बताने वाली कोई बात ही नहीं है। तो आप जाकर जरूर से इनरोल इसमें कर लीजिएगा, बेस्ट आपके लिए टाइम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली का जो त्यौहार है कब मनाया जाता है? तो ये कार्तिक महीने के पक्ष कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है उस दिन ये मनाई जाती है दिवाली। तो दीपावली का त्यौहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। ये जो त्यौहार है प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को मनाया जाता है। वो साल 2024 में दीपावली जो है 31 अक्टूबर को मनाई गई थी। दीपावली को दीप और प्रकाश का त्यौहार माना जाता है। इस दिन भगवान राम जो है लंका पर विजय प्राप्त करके बाद वापस अयोध्या आए थे और इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा बेसिकली की जाती है। अगला क्वेश्चन है, TN राजरत्नम पिल्लई इनका पूरा नाम है, TN, है ना, पिल्लई भी इनको कहा जाता है। तो TN राजरत्नम पिल्लई किससे संबंधित है? तो इनका नाम जो संबंध है ये नाद स्वरम से है। नाद स्वरम वादक है ये TN राजरत्नम पिल्लई, याद रखिएगा नाम। TN राजरत्नम पिल्लई भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध नाद स्वरम वादक है। क्लियर है। वे कर्नाटका जो संगीत परंपरा से जुड़े हुए थे। नादस्वरम वादन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में इनका काफ़ी योगदान है, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। तो नादस्वरम परंपरा की बात करें तो तमिलनाडु की प्रसिद्ध नादस्वरम परंपरा से संबंधित है ये। इसे कर्नाटक संगीत में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। वे तमिलनाडु से थे और वहाँ के प्रमुख मंदिरों और संगीत समारोह में अपने वादन के लिए स्पेशली विख्यात थे। उन्होंने कई शिष्यों को नादस्वरम सिखाया और कला को आगे बढ़ाया। TN राजरत्नम बनाम अन्य जो नाद स्वरम वादक है वे अपने अद्वितीय राग अलंकरण, सांस नियंत्रण और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण अन्य नाद स्वरम वादकों से अलग माने जाते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सशस्त्र जो सीमा बल है SSB, इसके महानिदेशक आपसे पूछा गया। तो अमृत मोहन प्रसाद ये हैं वर्तमान में SSB के महानिदेशक। तो अमृत मोहन प्रसाद जो कि IPS है, 15 सितंबर 2024 को ये बने हैं और अभी वर्तमान में ये पदधारी है, यानी कि अभी ये महानिदेशक हैं। सशस्त्र सीमा बल की अगर अपन बात करें तो भारत में गृह मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है ये,
तो ये नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी के लिए जाना जाता है। इस बल की जो स्थापना है मूलतः विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से 1963 में भारत और चीन युद्ध के बाद दुश्मन की कार्रवाइयों के विरुद्ध भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी, एसएसबी की, है ना। तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आगे भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौलिक साहा को 2018 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस नृत्य के लिए मिला था? कथक नृत्य शैली के लिए इनको दिया गया था। क्लियर है, याद रखिएगा। मौलिक साहा को साल 2018 में कथक नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है ये मिला था। इन्हें ये जो पुरस्कार है इसीरा परीख के साथ मिला था। तो हो सकता है आपको ऑप्शन में इसी का परीक्षा भी दे रखा हो कि इसी का परीख और मौलिक साहा को 2018 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस नृत्य के लिए मिला था? तो इनको इसी का परीक्षा के साथ में मिला था। दोनों ने कथक नृत्य में अपने योगदान के लिए ये जो पुरस्कार है ये जीता था। तो ये दोनों का संबंध कथक से है। तो यहाँ पर आपको हो सकता है कि इसीरा परीख और मौलिक साहा 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस नृत्य के लिए मिला था? तो कथक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकता है। मौलिक साहा का जो जन्म 3 सितंबर 1958 को गुजरात के टाटन में हुआ था और इसीरा परीख का जो जन्म हुआ था ये 11 मार्च को हुआ था 1962 को मुंबई में। दोनों ने अहमदाबाद में जो कदम्ब में कुमुदनी लाखिया है इसके मार्गदर्शन में कथक सीखा था। तो ये चीज़ें आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, तितास साधु इनका नाम है, किस खेल से संबंधित है? क्रिकेटर है ये, क्रिकेट से संबंधित इनका तितास साधु इनका नाम है। भारतीय क्रिकेटर है जो भारतीय महिला है ना राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और बंगाल की घरेलू टीम के लिए खेलती है। तो ये महिला है तितास साधु। और वहाँ एक दाएं हाथ की मध्यम गति की गेंदबाज है। उन्होंने 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप में भारत की टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच ये बेसिकली रही थी। तितास साधु इनका नाम है। अगला है, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 24 है इसमें क्या प्रावधान है? तो ये बाल श्रम निषेध का प्रावधान है इसमें, अनुच्छेद 24 में। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, बेकार और अन्य इस तरह के अन्य बलात्श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों और खदानों जैसे खतरनाक कार्यों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों के काम पर करने पर रोक लगाने का प्रावधान है। इसका मकसद बच्चों को शोषण से बचाना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है। 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है ना। और इसी तरह किसी भी अन्य खतरनाक रोजगार में भी बच्चों को लगाया नहीं जा सकता। ये चीजें हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये केरल में है। केरल आपका करेक्ट आंसर इसके लिए आपका हो जाएगा। सबरीमाला जो मंदिर है ये केरला में है। सबरीमले मंदिर केरल का एक प्रसिद्ध मंदिर है, भगवान अयप्पा को समर्पित है। और ये जो है भगवान अयप्पा का एक पवित्र निवास है और भारत में सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थलों में से एक ही बेसिकली माना जाता है। मंदिर जो है सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला है और ये केवल मंडल पूजा, मकर विलक्कू, विशु के दिनों में और हर मलयालम महीने के पहले दिन के दौरान पूजा के लिए बेसिकली खुलता रहता है। सबरीमलयम है ना, सबरीमले जो जाने से पहले तीर्थयात्रियों को 41 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। ये भी आपको देख लेना है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे बन जाए कि कितने दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना रहता है सबरीमले जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 256 है ये किससे संबंधित है? तो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। ये कहता है आर्टिकल 256 अनुच्छेद 256। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है और इस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन सुनिश्चित करना राज्य सरकारों का दायित्व है। इस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन सुनिश्चित करना और राज्य में लागू मौजूदा कानूनों का पालन सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के डेटा के मुताबिक किस राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जो प्रतिशत है सबसे कम था? तो गोवा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है, गोवा और केरल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जो प्रतिशत है सबसे कम है। तो सबसे पहले नंबर पर गोवा है, दूसरे पर केरल है। साल 2011-12 में देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का जो परसेंटेज था ये 21.9% था। ग्रामीण इलाकों में ये जो परसेंटेज था 25.7% था, जबकि शहरी इलाकों में था 13.7%। तो गोवा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को परसेंटेज था 5.09%। अगला क्वेश्चन है, कदम्ब वंश के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम है मयूर दरसम या सरमन है ना, याद रखिएगा, मयूर सरमन इनका नाम है। कदम्ब वंश के संस्थापक थे। कदम्ब कर्नाटक का एक प्राचीन शाही परिवार था और उन्होंने
उत्तरी कर्नाटक और बनवासी से कोंकण तक शासन किया था, जिसे वर्तमान में कन्नड़ जिले के रूप में जाना जाता है। तो राज्य की स्थापना मयूर शर्मा या फिर मयूर शर्मन है ना, इनका नाम है, इन्होंने 345 ईस्वी में की थी। 540 ईस्वी में इसका पतन हुआ था। शूद्र वे पारंपरिक रूप से कारीगर और मजदूर थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में एक साल में चेंज अधिकारी, इस तरह से ये इन्होंने बताया है, किसी दूसरे व्यक्ति ने इस तरह से बताया है कि चेलेया समिति में एक साल तक कौन कार्य कर सकता है, इस तरह से इन्होंने बताया है ना। तो ये एग्जैक्ट तो फिर भी हमें समझ में नहीं आया कि क्वेश्चंस का क्या कहना चाह रहे हैं ये, कि क्या क्वेश्चंस एग्जैक्ट यही था या नहीं था। अगर आपको पता है तो आप भी बता दीजिएगा कमेंट में। बाकी हमने कोशिश की है कि पूरा आपको एग्जैक्ट बताएं। तो वित्त विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, और इन्होंने बताया कि पीएम जो है, इसमें पीएम नहीं था आंसर, है ना। तो वित्त विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, नीति विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी ये आपका हो सकता है। चलेया जो समिति, इसमें एक साल तक कौन कार्य कर सकते हैं, तो ये लोग कार्य कर सकते हैं। तबादला नीतियों के अनुसार किसी भी कर्मचारी का तबादला जो है 1 वर्ष में 2 बार नहीं किया जा सकता है। तो हो सकता है राज्य में 1 साल में चेंज अधिकारी जो तबादला वाला है, कितने अधिकारी चेंज किए जा सकते हैं, ये वाला आंसर होगा कि 1 साल में अधिकारियों का जो ट्रांसफर है ये कितनी बार हो सकता है, यही हो सकता है आपका। तो अगर ये ऐसा होगा तो मैं आपको गलत नहीं करवा रहा हूँ। देखो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको, मैं गलत नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ। आप क्या करते हैं, आप में से 90% लोगों की यही प्रॉब्लम है, यही बीमारी है, आप वीडियो को देखते नहीं है, वो स्किप करते चले जाते हैं और यहाँ पर जो क्वेश्चंस डला रहता है उसी को देख के आगे बढ़ जाता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब मैं जो कह रहा हूँ उससे अगर आपको कोई मतलब नहीं है तो आपको भी ये हक नहीं है, अधिकार नहीं है कि आप कमेंट में जाकर ये बोले कि आप ये गलत बता रहे हैं। क्योंकि अगर मेरी बात आप सुने बिना कमेंट करेंगे तो फिर आप तो कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। तो मैं जो बोलता हूँ उसको सुने, उसके बाद में डिसीजन ले कि क्या क्या चीज़ें सही है नहीं है ना। तो जो बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दिया करें, है ना। ये जो लिखा हुआ है ये लिखने के लिए, और बोलने से क्या होता है कि जो चीज़ें एक्सप्रेस करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसा क्वेश्चन था, क्या यही क्वेश्चन था या कुछ और था या कुछ इससे रिलेटेड पूछा गया, है ना। ये इतना सारा डिटेल तो यहाँ पर नहीं लिख सकता मैं, तो ये बोल के ही बताना पड़ेगा ना आपको सभी चीज़ें। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप एग्जैक्ट पहले वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। 100% पेपर आपको जब भी पैटर्न समझ में आएगा कि क्या क्या चीज़ें किसके अकॉर्डिंग है ना। तो ये आपका राज्य में 1 साल में चेंज अधिकारी वाला जो क्वेश्चन है, ये ऐसा हो सकता है कि ये तबादला वाला कि 1 वर्ष में 2 बार जो है 2 बार नहीं किया जा सकता है। तबादला नीति के अनुसार किसी भी कर्मचारी का जो तबादला है 1 वर्ष में 2 बार नहीं किया जा सकता है, 1 वर्ष में केवल 1 बार ही किया जा सकता है। ऐसा क्वेश्चन ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम ऐसा आपसे पूछा गया होगा। क्लियर है। और एक ने कुछ इस तरीके से बताया था, तो हमारा फर्ज बनता है कि जो भी हमें बताए हैं वो हम आप तक पहुंचाने का हम कोशिश करते हैं। हमने बता दिया, बाकी जिन लोगों का एग्जाम है वो इनको वेरीफाई करके चेक कर सकते हैं कि क्या सही था क्या गलत था। ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट में भी कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। बाकी हमारा उद्देश्य आपको गलत बताना नहीं है, क्योंकि हम इतनी अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपको गलत क्यों बताएंगे। हम सही बताने की ही कोशिश करते हैं, 100% रियल चीज़ें, है ना। फिर भी आपको बताइए 100% तो किसी को भी नहीं मिल पाता है, जो एग्जाम देके आया उसको भी नहीं पता है कि 100% सही है गलत है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं राजा जे चलेया समिति की, जो कि ये क्वेश्चन था आपका। कर सुधारों के लिए गठित की गई थी समिति। समिति का गठन साल 1991 में हुआ था और इस समिति के अध्यक्ष थे प्रसिद्ध अर्थशास्त्री राजा जे चलेया, और इस समिति ने जनवरी 1993 में अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में शहरी आबादी सबसे अधिक कहाँ की है, तो ये मालदीव की है। मालदीव की जो शहरी आबादी है लगभग 40% से अधिक है, जो कि अन्य विकल्पों की तुलना में सबसे अधिक है। और भी अलग अलग नेपाल, भूटान, मालदीव, इस तरह से ऑप्शंस आपको मिले थे। तो इसकी कुल जनसंख्या जो है कम है, लेकिन अधिकतर लोग राजधानी माले और कुल अन्य शहरी द्वीपों में बेसिकली यहाँ पर रहते हैं मालदीव में, है ना। नेपाल की शहरी आबादी है 21% और भूटान की जो शहरी आबादी है लगभग 42% है, लेकिन कुल जनसंख्या बहुत यहाँ की कम है। इसलिए अगर अपन देखें कि कौन सा शहर है जहाँ की शहरी आबादी सबसे अधिक है, ये क्वेश्चन आपसे बनाए शहरी आबादी सबसे अधिक कहाँ की है भारत के पड़ोसी देशों में, तो आपका मालदीव करेक्ट आंसर ये है, आपका हो जाएगा। क्लियर है। ये हमारी ई बुक है गाइस, जीके की स्पेशल ई बुक। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बेस्ट प्राइस यहाँ पर आपको मिल रही है, काफ़ी कम प्राइस में, लेटेस्ट है आपका। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ करे तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई पिंड जो है स्थिर गति से घूम रहा है तो उसका जो त्वरण है यानी कि एक्सेलरेशन कितना होगा। एक साथ से चल रहा है ना, और त्वरण बताना था कि धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य होगा। इस तरह से क्वेश्चन था आपका।
यदि कोई वस्तु एक साथ से चल रही है तो इसका अर्थ क्या है, तो वो जो है एक साथ अगर चल रही है, यदि कोई पिंड स्थिर गति से घूम रहा है तो उसका जो त्वरण होगा ये त्वरण शून्य होगा, इसका भी आंसर शून्य ही होगा। यदि कोई वस्तु एक साथ से चल रही है तो इसका अर्थ हो सकता है कि वहाँ जो है समान गति से गतिशील हो या चल रही हो। यदि कोई कार आगे की ओर जा रही है और गति बढ़ा रही है तो त्वरण जो होगा इसका धनात्मक होगा, है ना। यदि कोई कार आगे बढ़ रही है लेकिन ब्रेक लगाकर धीमी हो रही है तो वो ऋणात्मक होगा। और यदि गति जो है स्थिर है, ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, स्थिर गति से गतिशील है, ना वो गति बदल रही है ना, जो थी वो एज इट इज चली जा रही है, तो उसको बोला जाता है त्वरण शून्य, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, तो शून्य वो आपका हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पर ये शून्य वाला ही चीज़ें आ रही है कि कोई जो है एक साथ चल रही है एक गति से, तो यहाँ पर शून्य आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लीवर से जुड़ा था, लीवर से जुड़ी बीमारियां कौन सी हैं। एग्जैक्ट ऑप्शंस तो नहीं मिले, इन्हीं में से बना होगा हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, सिरोसिस, लीवर कैंसर, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ये सारे जो है लीवर से जुड़ी बीमारियां हैं। लीवर से जुड़ी कई बीमारियां होती है जैसे कि हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, सिरोसिस, लीवर कैंसर, ऑटोन्यूमस हेपेटाइटिस, लीवर की बीमारी तीव्र या जीर्ण दोनों तरह की हो सकती है। हेपेटाइटिस ए, बी और सी जैसे वायरस से होने वाले संक्रमण गैर अल्कोहल फैटी लीवर और, है ना, लीवर रोग बेसिकली इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है समुद्र से जल वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है ये क्या है, तो इस प्रक्रिया में पानी वाष्पित हो जाता है और नमक पीछे रह जाता है। समुद्र के पानी से नमक अलग करने के लिए जो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इस प्रक्रिया में पानी वाष्पित हो जाता है और नमक पीछे रह जाता है। तो ज्वार के समय समुद्र के पानी को छोटे छोटे गड्ढों में इकट्ठा कर लिया जाता है, सूरज की गर्मी से पानी वाष्पित हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कुछ इस तरीके से कि 2023 जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा शहरी नगर कौन सा है, तो ये तो हमने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। त्योहार था कोई सा आपका, एक शायद पंजाब का पूछा था जो कि एग्जैक्ट नहीं था तो हमने नहीं डाला है। युद्ध से संबंधित भी क्वेश्चंस बता रहे थे कि बना था, और एक नृत्य से था जो कि हमने ऑलरेडी आई थिंक आपको बता दिया है। फोक डांस और डांसर का नाम आपसे आई थिंक पूछा था। इस तरह से ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आज पूछे गए। क्लियर है। ये हमारी एसएससी जीडी वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 50 रुपए की प्राइस पर अभी आपको मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए, जरूर से चेकआउट करिएगा। डेमो अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको 500 से अधिक और 800 के लगभग टेस्ट यहाँ पर मिल रहा है। पहले 500 मिल रहे थे, अब 800 के समथिंग आपको टेस्ट, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह आपको सारी चीज़ें मिल रही है दुनिया भर की। 1 रुपये में आपको करीबन 15 से 16 कंटेंट यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आप जरूर से चेकआउट करिएगा। लेटेस्ट पैटर्न वाले हैं सारे के सारे, जो टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लगातार वो भी पूरे के पूरे हमने अपडेट करके रखे हैं। तो ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरी से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगी, एक बार जाकर जरूर से विजिट करके चेकआउट कर लीजिएगा। ये हमारी स्पेशल ई बुक है, स्पेशली आप सभी के एसएससी रेलवेज के एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर किया है, तो आप इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगी आपको, जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। लेटेस्ट टीसीएस के जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आप कवर सारे कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा ये आरपीएफ कांस्टेबल की अवेलेबल है, आरआरबी एनटीपीसी की भी अवेलेबल है जो लेटेस्ट एग्जाम है उसके लिए। इनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डलिए, जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ये मध्य प्रदेश स्पेशल एग्जाम के लिए इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यहाँ से आपको काफ़ी हद तक जो अपना स्कोर है यहाँ से आप इंप्रूव कर पाएंगे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी का जो गाइस पहला क्वेश्चन है ये बना है पक्षी के पर्यायवाची क्या होता है, तो द्विज, खग और अंडज ये पक्षी के पर्यायवाची शब्द है। एक गद्यांश आपके पूछा था जिससे 5 क्वेश्चंस आपके बने थे। रचनाओं से क्वेश्चंस बना था, विलोम से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बने, पर्यायवाची से 1 क्वेश्चन था जो कि हमने बता दिया, आई थिंक एक आध और आपका बना होगा। तत्सम तद्भव से 1 क्वेश्चन आपका बना था, बहुवचन से 1 पूछा था, वाक्य शुद्धि से 2 से 3 क्वेश्चन थे, मुहावरे से 1 था, है ना। तो ये टॉपिक थे जो आपके हिंदी में बने। मैथ्स में परसेंटेज से 2 क्वेश्चंस थे, लाभानी से 2 क्वेश्चंस थे, एसआईसी से 1 क्वेश्चन था आपका, औसत से 1 से 2 क्वेश्चंस था, एलसीएम एचसीएफ से आपका 2 से 3 क्वेश्चंस था। इसके अलावा रेशियो से 2 क्वेश्चंस था, ट्रेन से 1 क्वेश्चन था, समय कार्य से 1 क्वेश्चन था आपका, अनुपात से भी 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। रीजनिंग में ब्लड रेजिस्टेंस से 1 क्वेश्चन था, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन थे, वेन डायग्राम से 1 था, पांचवें से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके अलावा मिरर इमेज से 1 था, मिसिंग नंबर से 2 क्वेश्चन थे, फिगर सीरीज से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए, आकृति से 1 था, सेटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन था, कथन निष्कर्ष से भी आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये पूरा का पूरा हमने ओवरव्यू आपको दे दिया है कि किस तरीके से कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए, जो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो, कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से बन रहे हैं कहाँ से नहीं बन रहे हैं। क्लियर है। आइए अब हम आगे बात करते हैं। ये हमने ऑलरेडी बता दिया, सिर्फ 50 रुपये की प्राइस, लिमिटेड टाइम के लिए। अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, जाइए जाकर जरूर से चेकआउट करिएगा। डेमो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, डला है, तो जाकर आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ये आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल की भी अवेलेबल है, इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये मध्य प्रदेश स्पेशल एग्जाम के लिए है, और हमारी स्पेशल ई बुक भी है जिस पर भी काफ़ी अच्छे स्पेशल ऑफर है, काफ़ी कम प्राइस में अभी आप परचेस करेंगे आपको ये मिल जाएगी। क्लियर है गाइस।
तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आपको बताना चाह रहे थे। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट आप कर लीजिएगा। गाइज ये टेक्स्ट बुक की तरफ से जो स्पेशल ऑफर निकल रहा है, ये लास्ट टाइम ऑफर है आपके लिए, है ना। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ये RSD कूपन कोड अगर आप डालेंगे और इससे परचेज करेंगे तो आपको सबसे बेस्ट डिस्काउंट, सबसे कम प्राइस में जो पास प्रो है ये 1 ईयर या 2 ईयर के लिए जितने भी आप चाहते हैं आपको मिल जाएगा। इसमें आपको ऑल SSC, ऑल रेलवेज और ऑल स्टेट एग्जाम का भी एक्सेस मिलता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।